रचना के आधार पे इसका थर्ड पॉइंट। अब रचना के आधार पे थोड़ा सा समझना, ध्यान से समझना इस बात को कि किस प्रकार से रचना के आधार पे हम शब्दों को बांटते हैं। सबसे पहले होता है, शब्द आता है आपके रूट। रूट का मतलब होता है जड़, चेतन, यानी कि जड़ से जुड़ी हुई कोई चीज। कई ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे परंपरा से चले आ रहे हैं, उन शब्दों को क्या किया जाता है, क्या बोला जाता है, रूढ़ शब्द कहा जाता है। और इसकी ये एक पहचान और है कि इन शब्दों को अगर तोड़ा जाए, तोड़ना मैंने आपको शब्दों को सिखाया है ना, जिस प्रकार से हम क्या तोड़ते हैं, विद्यार्थी शब्दों को तोड़ते हैं। विद्यार्थी शब्द को तोड़ा हमने, तो वो शब्द क्या बन गया, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, यानी कि शब्दों को तोड़ना। ये रूट शब्द वे शब्द होते हैं जिनको अगर तोड़ा जाए तो उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर उनको तोड़ेंगे तो उनको कैसे तोड़ेंगे, हम लोग शब्द विचार से ही तोड़ सकते हैं। यानी कि पेड़ शब्द है तो प प्लस ए प्लस ड प्लस अ, यानी कि हम लोग जो ये प्लस प्लस बना के जिन शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, शब्दों का विभाजन करते हैं, शब्द विच्छेद करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। यानी कि शब्द आ गया जैसे पेड़, बहुत सारे हिंदी के अंदर ऐसे शब्द हैं जो कि इस तरह से बना हुआ है, धन है? और जैसे सिंपल एक अपन तत्सम शब्द, ये विदेशी शब्द लेते हैं, दरवाजा। इसको भी कहीं से भी तोड़ो तो दरवाजा, आजा थोड़ी ना इस तरह से कहीं, दर से आजा, तो वो शब्द वो सही नहीं है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें बिना तोड़े हम लोग क्या किसमें डालते हैं, रूढ़ शब्द के अंदर डालते हैं, और वह शब्द हमारे परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो सीधा सिंपल तरीका यही है रूढ़ शब्द को समझने का, वे शब्द जिनको तोड़ते समय, यानी जब हम धन को तोड़ेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, ध प्लस अ प्लस न प्लस अ, इस प्रकार से तोड़ते हैं तो हमारा धन बन जाता है। तो इनको अगर ध और न को तोड़ना है तो कैसे, ध अलग करेंगे तो ध का कोई मीनिंग नहीं, न को अलग करेंगे तो न का कोई मीनिंग नहीं, तो धन इस प्रकार से शब्द क्या हो गया, अलग हो गया। अब आते हैं हम लोग यौगिक शब्दों के ऊपर कि यौगिक शब्द किसको कहते हैं। सबसे पहले तो आप यौगिक का मतलब समझ जाइए। यौगिक का मतलब होता है योग, योग का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना। यानी कि जड़ के अंदर हमारी जड़ता के साथ में हमारी जोड़, कोई शब्द ऐसे होंगे जो आपस में जुड़े हुए होंगे। अब कई प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिनके कि हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं, वो भी इसमें आते हैं। जैसे हमने पढ़ा पुस्तकालय, पुस्तक शब्द किसमें चला जाएगा, हमारे रूढ़ शब्द के अंदर। और जब हम इसको पुस्तकालय पढ़ेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, पुस्तक यहां से और फिर आलय, आलय का मतलब क्या होता है, किसी को रखने, कहीं पर किसी भी, आलय का मतलब होता है घर, संस्कृत शब्द है आलय, विद्यालय, विद्या का घर। पुस्तकालय जहां पर पुस्तकें रखी जाती है, पुस्तकालय। विद्यार्थी जहां विद्या ग्रहण करने जाते हैं विद्यार्थी। तो इस प्रकार से ये ऐसे शब्द हैं, पुस्तकालय को तोड़ा जा सकता है, यानी कि तोड़ के वापस जोड़ दो। अगर पुस्तक और आलय अलग लिखना होगा तो हम पुस्तक प्लस आलय लिखेंगे, लेकिन अगर इनको जोड़ दिया जाए यानी कि इनका एडिशन कर दिया जाए तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक। यानी रूढ़, दो रूढ़ शब्दों से मिलके जो शब्द बनता है वो यौगिक शब्द कहलाता है। दो शब्दों के जोड़ने को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब मैंने आपको आपके 6th क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आपके इसमें एक शब्द और बता देती हूं मैं आप लोगों को। जैसे प्रधान मंत्री, प्रधान यानी क्या होता है, प्रमुख,
और यहां से तोड़ दिया तो क्या हो गया, जो मंत्रियों में प्रमुख है वो प्रधानमंत्री। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को समास पढ़ाए थे, तो उसके अंदर मैंने आपको एक ऐसा समास पढ़ाया था, जब हम चीज को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसका जब सारांश निकालते हैं तो अर्थ कुछ और ही निकल के आता है। तो वो अर्थ क्या होता है, उसको समास को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अपने उस पे दिमाग मस्तिष्क पे जोर डालिए, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा समास बोलते हैं, जिसमें अपन ने दशानंद पढ़ा था, चतुर्भुज पढ़ा था, पीताम्बर पढ़ा था, बहुव्रीहि समास, यानी कि आपको याद आ गया होगा बहुव्रीहि समास। 30 समास पढ़ाए थे मैंने आपको, तो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंदर अपन ने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या परिभाषा पढ़ी थी, पढ़ते पढ़ते किसी तीसरे शब्द का उसके सामने प्रकट हो जाना बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी कि अर्थ कुछ और ही निकल के आता है, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं आपके नीलकंठ, नीलकंठ, ये कुछ यौगिक शब्दों से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो शब्द होगा वो इन दोनों का जोड़ होगा, योग प्लस रूढ़, यानी रूढ़ से जुड़े हुए शब्द। यानी नील क्या हो गया, नील शब्द क्या हो गया, नीला रंग। कंठ का मतलब क्या हो गया, हमारा गला। तो नीलकंठ कौन है, महादेव, महादेव। इस प्रकार से निकल के आ गया। फिर हमने पढ़ा पीताम्बर, तो पीला है जिसका अंबर, कौन, विष्णु। इस प्रकार से पढ़ा था हमने। तो इसमें भी होते हैं रूढ़ शब्द, लेकिन ज्यादातर योग रूढ़ शब्द के अंदर इन दोनों को जोड़ के जो शब्द बनाए जाते हैं वे कहलाते हैं पीत। पीत क्या हो गया आपके, इसके अंदर और इसके अंदर जुड़ के बन गया पीताम्बर। अंबर क्या हो गया, कपड़ा, और एक अंबर का मतलब क्या होता है, आकाश। ये हम अनेकार्थी शब्दों के अंदर अंबर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, आकाश। और जब हम के कपड़ा, कपड़ा, अंबर, अंबर जब हम अनेकार्थी शब्दों में पढ़ते हैं तो कपड़े में पढ़ते हैं, और जब हम पर्यायवाची के अंदर पढ़ते हैं तो अंबर किस में पढ़ते हैं, आकाश के अंदर। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी पढ़ते पढ़ते अर्थ निकालते निकालते अर्थ कुछ और ही निकल आए, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए मैं पढ़ रही हूं, आप सुनिएगा। ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो ये हो गए आपके रचना के आधार पे। टोटल कितने थे, 4। उसके बाद आता है चौथा, अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे जब हम पढ़ते हैं तो अर्थ के अंदर क्या आता है, जब हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, हम अनेकार्थी शब्द पढ़ते हैं, और हम लोग जब विलोम शब्द पढ़ते हैं, यानी कि चौथा कौन सा हो गया, अर्थ के आधार पे। चौथा कौन सा हो गया हमारा, अर्थ के आधार पे। एकार्थिक शब्द, एक जैसे लगने वाले शब्द, उत्तर और उत्तर, यानी उत्तर एक दिशा भी है और उत्तर एक जवाब भी है, आंसर्स भी है, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, एकार्थिक शब्द हो गए। अनेकार्थी शब्द, लगता एक जैसे अर्थ है लेकिन उनका जब हम विश्लेषण निकालते, जब उनका अर्थ निकालते तो कुछ और ही निकल आता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कपड़ा, आप कहीं से मत लो, सीधा सिंपल ले लो कपड़ा। कपड़े शब्द के जब हम अनेकार्थी पढ़ते तो हम क्या लिखते हैं उसके अंदर, एक तो चिर लिखेंगे, चीर लिखेंगे, चीर यानी कपड़ा, एक हम लिखेंगे अंबर। लेकिन जब ये पर्यायवाची शब्द लिखते हैं हम लोग तो उसका कुछ और अर्थ होता है। तो इस प्रकार से जब हम अर्थ के अंदर पढ़ते हैं तो परिवर्तन शब्दों के आधार पर उनका परिवर्तन किया जाता है। एकार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब किसमें कहलाते हैं, आपके सारे के सारे अर्थ के आधार पे। तो इस प्रकार से जो शब्दों की रचना है वो 4 प्रकार से होती है। स्रोत के आधार पे, तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द और देशज शब्द। उसके बाद दूसरा आता है आपके प्रयोग के, रचना के आधार पे, फिर प्रयोग के आधार पे, और फिर अर्थ के आधार पे। प्रयोग के आधार पे क्या आता है,
विकारी और अविकारी शब्द, यानी जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद आता है आपके रचना के आधार पे। रचना शब्दों का बनावट किस प्रकार से, उनको तोड़ना, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और अंत में आता है आपके अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे एकार्थक शब्द, एक अर्थ में लगने वाले, अनेकार्थी शब्द एक लेकिन उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, पर्यायवाची यानी एक ही शब्द के समूह, एक ही शब्दों के अलग अलग शब्द जो होते हैं वो, और सबसे लास्ट में विलोम शब्द यानी कि उल्टा लिखा जाना, यानी समय असमय, सफल, अच्छा सफलता प्राप्त करनी है, उसका जब असफल करते हैं तो उसका अर्थ ही बदल जाता है, यानी शब्द का क्या बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। यानी शब्द आगे लिखा होगा, उसका अर्थ किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है वो शब्द के ऊपर निश्चित किया जाता है, तो उसे कहते हैं अर्थ के आधार पे। तो आपको ये शब्द रचना समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हमको इसको पढ़ना है। आप पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, जहां कहीं पर भी आपको प्रश्न उठता है कि नहीं ये मुझे नहीं समझ में आया, तो आप उसके अंदर ना कह डालेंगे कि नहीं मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, और उसके लिए भी आप इंतजार करेंगे कि अब मैम मुझे समझाएगी। अगर मुझे लगा कि 6-7 बच्चों को एक ही चीज नहीं समझ में आएगी तो मैं दोबारा से वीडियो डालूंगी, लेकिन 1-2 बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो फिर मैं उनको प्राइवेटली समझा दूंगी, या जैसे भी होगा मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी। आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। चाहे वीडियो ना देखो लेकिन आप सुन लो, सिर्फ सुनने से ही हमें समझ में आ जाती है। और एक बार नहीं, ये चैप्टर हम लोग तीसरी बार पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं समझने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो अब प्रश्न उत्तर किससे कैसे करने हैं इसके, मैं आपको बता दूंगी कि किस प्रकार से इसके प्रश्न उत्तर आएंगे या किस प्रकार के प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। तो ये हमारा एक चैप्टर था शब्द रचना, जो कि खत्म हो चुका है। अब हम आगे क्या पढ़ाऊंगी वो अभी आपको बाद में बताऊंगी मैं।